नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। तो सबसे पहले बात मुरादाबाद की करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का हमला, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। प्रियंका गांधी को किसानों के विषय में कोई जानकारी नहीं है, कृषि कानून किसानों के हित में है, यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। कांग्रेसी किसानों की आड़ में अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा। तो प्रियंका गांधी को किसानों के विषय में कोई जानकारी नहीं है, यह कहना भूपेंद्र चौधरी का। कृषि कानून किसानों के हित में है, यह भी उन्होंने कहा है। कृषि कानूनों से किसानों का हित होगा, ये कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र चौधरी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का हमला, कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। बुलंदशहर में आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिरकत की। कासगंज में की गई शराब माफिया के द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी का नतीजा है, जिसके चलते ऐसा हुआ। सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर यदि आंच आती है तो आम जनता बहुत डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी में सब कुछ तहस नहस हो गया। तो 2022 को चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि लोगों के अंदर नई भावना बनी है, ऐसी एकता पहले कभी नहीं देखने को मिली। वो वीडियो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और मैं तो देखा नहीं जा रहा। वर्दी पहने हमारे नौजवान जो रक्षा के लिए हैं, हमारे तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उनकी सुरक्षा पे अगर आंच आती है तो आम पब्लिक और ज़्यादा डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर सब कुछ तहस नहस हो चुका। जो इनकाउंटर पॉलिसी भी जिसको बढ़ावा योगी जी ने दिया, ये उसका भी दुष्परिणाम है कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्दी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो उसकी रक्षा के लिए आम जनभावना होनी चाहिए, आज वो नहीं दिखाई दे रही और बेखौफ अपराधी जो है उसे टारगेट बना रहा है। मोदी सरकार पर हमला, गन्ने का बकाया नहीं मिला, सीना 56 इंच और दिल छोटा, किसानों का हो रहा है अपमान। तो देखिए, मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीना 56 इंच का है लेकिन दिल छोटा है, ये कहती हुई दिखी हैं प्रियंका गांधी। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं, वे राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहते हैं। आप इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। पहला कानून, आप निकलिए तो फैमिली कहाँ पे है? भाजपा के नेतृत्व के खरबपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। सत्ता में आते ही 15 दिन बाद 15,000 करोड़ रुपए का जो गन्ने का बकाया है वो ब्याज समेत आपको देंगे। नतीजा क्या हुआ? 15 दिन नहीं, महीने हो गए, साल निकल गए, लेकिन गन्ने का बकाया आपको नहीं मिला। 15,000 करोड़ का आपका बकाया आपको नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। सर, बहुत देख लिया आपने, इनकी बातों का मूल आपने बहुत देख लिया। इनका 56 इंच का सीना देख लिया, जिसके अंदर एक छोटा सा दिल है जो सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। वो किसान का दिल नहीं समझ रहे हैं। किसान का दिल इस धरती, इस देश की धरती के लिए धड़कता है, क्योंकि उस धरती को वो सींचता है, उस धरती से उसकी जान जुड़ी
हर रोज अपमान कर रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है। पीस पार्टी ने बुधवार को स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रदेश भर की आई महिला उलमाओं भी पीस पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रही। यूपी में ओवैसी की एंट्री का क्या कुछ होगा असर? आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के चुनाव में कितनी सीटों पर रहेगा? तो देखिए, महिला धर्मगुरु भी आज राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जालिम हो हमेशा रहेगा और पीस पार्टी इनसे हमेशा लड़ती रहेगी। लखनऊ से ये जानकारी। आज सारे मसलक के धर्मगुरु हमारे साथ हैं। जालिम हमेशा रहेगा, पीस पार्टी इनसे हमेशा लड़ती रहेगी। देखिए, लखनऊ से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों पर पीस पार्टी लगा सकती है लगाम। सरकार में हिस्सेदारी से मुसलमानों को हक मिलेगा। जालिम हमेशा रहेगा और पीस पार्टी उनसे हमेशा लड़ती रहेगी। महिला धर्मगुरु भी आज राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सारे मसलक के धर्मगुरु हमारे साथ हैं। सांप्रदायिक ताकतों पर पीस पार्टी लगा सकती है लगाम। तो वहीं इस सारे मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने पीस पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत की है। आइए सुनते क्या कुछ कहना। पीस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको लेकर महिला उलेमा वो लखनऊ पहुंची थी। हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम था स्थापना दिवस पीस पार्टी? ये पीस पार्टी की 13वीं स्थापना दिवस है और ये तीसरी उलमा कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में हुआ है कि मौलमा पीस पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होकर के अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा और इस देश के संविधान के तहत और सियासत करके हुकूमत बना करके सबको इंसाफ देने के लिए तत्पर हैं और आगे आ रही हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत बड़ा बदलाव है, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि ये तब्दीली लाएगा और इस मुल्क का निज़ाम में बदलेगा। निज़ाम मतलब इस मुल्क की हुकूमत में जो अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है, सबको इंसाफ इंशाअल्लाह सबको मिलेगा। ओवैसी की एंट्री हो चुकी है यूपी में, क्या लगता है कि कहाँ पर है अभी आप, और ओवैसी की एंट्री के बाद क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? ओवैसी की एंट्री अभी नहीं हुई। ओवैसी की एंट्री तो 2017 में भी हुई है, 2019 में भी हुई है, मगर कभी भी वो पीस पार्टी के आधे तक नहीं पहुँच पाए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पीस पार्टी का उनसे कुछ कंपटीशन है, क्योंकि पीस पार्टी तो सरकार बनाने वाली पार्टी है। वो तो 1925 से बनी हुई पार्टी है, तो उससे पीस पार्टी का कोई तुलना नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। पीस पार्टी इंशाल्लाह अपने एजेंडे पर सरकार बनाने में सक्षम है, इंशाल्लाह बनाएगी। 22 में चुनाव होंगे, पीस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पीस पार्टी इंशाल्लाह पूरे 430 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेगी। समाजवादी पार्टी का कभी साथ रहा आपके साथ में, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव जो होंगे 22 में, क्या आप लोग साथ में रहेंगे? पीस पार्टी ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ में उनका सहयोग किया था। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 2022 में पीस पार्टी का सहयोग करके इसे कामयाब बनाने में अपनी दोस्ती अदा करेगी और जो हम सभी ने उनके साथ किया था उसका बदला हमें देगी। कृषि कानून को लेकर लगातार किसान हैं वो अड़े हुए हैं और सरकार जो संशोधन के लिए राजी है, लेकिन जो कानून है वो वापस नहीं करने के लिए सरकार कह रही है। तो क्या लगता है कि पीस पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, ये तीनों कानून पीस पार्टी मानती है कि तीनों कानून जनता के और इस देश के साथ साथ किसानों का विरोधी है। उसी तरह से सीए भी विरोधी है।
तो पीस पार्टी इस चारों कानून जो जनता और देश के विरोधी है, जो देश के संविधान के खिलाफ है, तो सबके लिए इंशाल्लाह संघर्ष करेगी। बिकरू कांड हुआ था, उसके बाद माना जा रहा था कि शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। कासगंज में फिर एक घटना हुई जहाँ शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, उसके अलावा एक दरोगा है वो घायल है। कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमरा गई है और ये सरकार कानून व्यवस्था के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, बल्कि इसीलिए ये मंदिर मस्जिद की बात करती है, सांप्रदायिकता भड़काने की बात करती है, ताकि बिना कार्य किए ये सरकार हुकूमत में फिर दोबारा आ जाए और लोग उसे वोट दें। मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था नहीं रहेगी ठीक, तब तक कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये थे डॉक्टर अयूब साहब, साफ तौर पे कहना है कि 403 विधानसभा पे 2022 के चुनाव में लड़ेंगे और फिलहाल अभी गठबंधन को लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये कहा है कि 403 विधानसभा सीटों पर पीस पार्टी लड़ेगी। रवि कुमार। तो वहीं राजधानी लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड अंतर्गत आने वाले गौरा गांव में बनी नहर पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस खबर को जब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लेकर नहर पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मौके पर टीम भेजी और एसडीओ ने कहा कि नहर की नाप कराकर उसकी खुदाई कराई जाएगी, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जा सके। जिन लोगों ने नहर पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आगरा से जानकारी है, जहां शहीद देवेंद्र का किया गया है अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ा, तो वहीं शहीद देवेंद्र को दी गई सलामी। शहीद देवेंद्र सिंह अमर रहे के नारे शहीद देवेंद्र सिंह अमर रहे के नारे भी यहां पर लगाए गए। तो देखिए, शहीद देवेंद्र को दी गई है सलामी। शहीद देवेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद देवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। आज पंच तत्वों में विलीन हो गए देवेंद्र सिंह। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को नम आंखों से विदाई दी गई। आगरा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिया गया है अंतिम संस्कार। तो वहीं कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले ने कानपुर के बिकरू कांड की याद एक बार फिर से ताजा कर दी। हमले के बाद पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड में है। घटना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस को और तैयारी करने की आवश्यकता थी। एडीजी का कहना है कि धीमर गांव का रहने वाला मोती धीमर वांछित हिस्ट्री शीटर अपराधी है और उसके द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने की शिकायत भी पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई के लिए धीमर गांव गई थी, जहां हिस्ट्री शीटर और उसके भाई ने अपने साथियों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें हमारा एक सिपाही शहीद हो गया। एक दरोगा जी भी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में मार गिराया और जल्द ही अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल की जो नीति है, उसके अगेंस्ट सभी माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति का अटैचमेंट भी किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है और जितने भी प्रमुख माफिया हैं वो इस वर्तमान में जेल में हैं। सर, इसमें क्या कुछ ऐसा रहा कि पुलिसवादी सभाओं वाले मामले में पुलिसवादी है? अगली खबर महोबा से है। महोबा में गन्ने के खेत में लगी आग, 4 बीघा की फसल जलकर राख हुई है। गन्ने की पेराई के दौरान हुआ है यह हादसा। अजनर थाना इलाके का ये पूरा मामला। देखिए, गन्ने के खेत में आग लग गई है। अजनर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 बीघा की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई। गन्ने की पेराई के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ है। अजनर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महोबा से जानकारी है, गन्ने के खेत में आग लगी है। 4 बीघा की फसल जलकर राख में तब्दील। तो वहीं गोंडा से जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग ने खुलेआम भ्रष्टाचार रिश्वत लेते 3 कर्मचारी कैमरे में कैद हुए हैं। वार्ड बॉय के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लिए 10,000 की रिश्वत। ट्रांसफर सूची के नाम डालने के लिए आए दिन करते हैं धन उगाही। जिला अस्पताल में आए दिन होती है रिश्वतखोरी की
रिश्वतखोरी का खेल, तो वहीं अधिकारियों के संरक्षण में जमकर किया जाता है भ्रष्टाचार। ट्रांसफर सूची के नाम डालने के लिए दरअसल ये रिश्वत मांगी गई थी। जिला अस्पताल में आए दिन रिश्वतखोरी का खेल चलता है, खुलेआम यहां पर घूसखोरी होती है। स्वास्थ्य विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल आपको बताएं कि वार्ड बॉय के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ट्रांसफर सूची के नाम पर दरअसल आपको बताएं कि 10,000 रुपए की ये जो रिश्वत है वो मांगी गई थी। रिश्वत लेते हुए वार्ड बॉय पकड़ा गया है। अधिकारियों के संरक्षण में जमकर किया जाता है भ्रष्टाचार। रिश्वत लेते 3 कर्मचारी कैमरे में कैद हुए हैं। वार्ड बॉय की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। उत्तराखंड त्रासदी में देवरिया जिले के संतोष यादव भी लापता हैं। संतोष तपोवन में डैम पर चल रही बिजली परियोजना में वेल्डर पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद से ही संतोष का मोबाइल बंद है और उनकी पत्नी सुमन ने इस बात की जानकारी डीएम को दी। सूचना पाकर प्रशासनिक अफसर संतोष के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। हमको जो सूचना मिला है वो अभी तक ले कुछ सूचना नहीं मिला है। और उसके बाद से हमको जो वो उनसे बात हुआ है तो 9:37 पर तो बात हुई है। तो उन्होंने हमको बोला है कि आप पैसे निकाल कर और बच्चों सबको कपड़ा खरीद देना और गाय का मतलब वो चोकर ला देना। अब हम गए हैं तो पैसा निकाले हैं, निकाल के अब लेके जा रहे हैं तो सीसवा हम पहुँचे हैं। तब तक मेरी लड़की कही है कि मम्मी पैसा दो, फ़ोन दो, हम पापा से बात करेंगे। तो ये फ़ोन लगा रही है ताकि मतलब तब से फ़ोन नहीं लग रहा है। हमारा लड़का का नाम संतोष यादव, कमाने के लिए उत्तराखंड में गया है। बिल्डर का काम करता है। अभी क्या जानकारी आपको हासिल हुई अभी तक हम लोग के पास कुछ हासिल नहीं हुआ। ये फ़ोन में रह रहे हैं हमारे घर वाले, तो स्विच ऑफ बता रहा है। कितने दिनों से काम करते हैं वहाँ पे वो? 11 दिसंबर को गए हैं पहली बार। जो अभी जो घटना हुई है उत्तराखंड में, जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, उसमें देवरिया जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार जो लापता व्यक्तियों की सूची में देवरिया जनपद के पिपरा देवराज गांव जो भटनी ब्लॉक में है, वहां के रहने वाले संतोष यादव जी का नाम है। उसमें परिवारजनों से मैंने स्वयं बात किया है, वरिष्ठ अधिकारी हमारे उन परिवार के से मिले हैं और इसमें निरंतर मेरी बातचीत हो रही। जो पूरे उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं, कमिश्नर सहारनपुर। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा का असर अब दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ता जा रहा है। चमोली में आई आपदा से नदियों में अचानक सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। इन दिनों नदी और नहरों में पानी बिल्कुल साफ आता है, लेकिन आपदा के बाद जो सिल्ट बरसात के मौसम में नदी और नहरों में आती थी, वैसी ही स्थिति इस आपदा के बाद अब नदियों और नहरों में हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर की नहर में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और पानी के साथ बहकर सिल्ट भी आ रहा है, जिससे यहां से गंगा जल परियोजना की सप्लाई जिन जगहों पर होती थी उन्हें बंद करने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं गंगा जल परियोजना से जुड़े अधिकारियों का यह कहना है कि हरिद्वार से नहरों का पानी रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी 1 या 2 दिन गंगा जल परियोजना से मिलने वाले पानी की सप्लाई रोकी जा सकती है। उन्नाव में खुदाई में मिले मुगलकालीन सिक्के। मकान की खुदाई के दौरान मिले हैं 95 मुगलकालीन सिक्के और सिक्के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक ने सिक्कों को किया है पुलिस के हवाले। पुलिस ने सिक्कों को कब्जे में लेकर सरकारी मालखाने में भेजा है। बांगरमऊ कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला। बलरामपुर के विकास के लिए नीति आयोग की ओर से शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए नीति आयोग के निर्देशन में सक्षम बिटिया अभियान के द्वारा ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सक्षम बिटिया अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले वॉलंटियर्स और जिलाधिकारी की ओर से टैबलेट दिया जा रहा है। आपको बताएं कि जिससे वो अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सकें और दूसरी लड़कियां भी उनसे प्रेरणा ले सकें।
तो वहीं कानपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आधा दर्जन लोग मारपीट में घायल हुए हैं। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चौबेपुर थाना इलाके का पूरा मामला। कानपुर में महिला के जिंदा समाधि लेने का मामला सामने आया है। खबर चलने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। समाधि खोदकर महिला को निकाला बाहर। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुधवार सुबह जमीन के अंदर ले ली थी समाधि। सचेती थाना इलाके का पूरा मामला। और इसी के साथ मेरा गांव मेरी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।